को होटल में सोने के बाद जब काफ्का सुबह उठता है तो वो पाता है कि वो झाड़ियों के बीच में ज़मीन पर पड़ा हुआ था। अब वो यहाँ कैसे और कब पहुँचा इसके बारे में उसे कुछ भी याद नहीं है। वो अपनी घड़ी चेक करता है जिसमें टाइम और डेट देखकर वो थोड़ा सा संतुष्ट होता है कि एटलीस्ट वो कुछ दिनों से नहीं बल्कि सिर्फ कुछ घंटों पहले से यहाँ पे मौजूद है। मगर वो अभी भी परेशान है क्योंकि पिछले कुछ घंटों का उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। वो अपना बैग टटोलता है और उसमें सारा सामान लेकर थोड़ी सी चैन की सांस लेता है। उसके उल्टे हाथ का कंधा बहुत दर्द कर रहा था और जैसे जैसे उसे होश आ रहा था वैसे वैसे उसका दर्द बढ़ता जा रहा था। उसके शरीर के किसी भी हिस्से पर कहीं भी कोई खुली या फिर गुमचोट नहीं लगी थी। उसने अपने ट्राउजर की जेब से अपने वॉलेट को टटोला और पाया कि उसके कार्ड्स, पैसे और ज़रूरी सामान एज इट इज़ हालत में मौजूद हैं। वो अपने बैकपैक को कंधे पर टांगता है और पेड़ों के बीच से निकलकर एक रास्ते तक पहुंच जाता है। वो टॉर्च की लाइट उस जगह डालता है जहाँ से उसने थोड़ी सी रोशनी आती हुई देखी थी। वो पाता है कि वो एक शिंटो मंदिर के पास मौजूद था। फिर वो वहीं पास के एक वॉशरूम में जाता है। वहाँ वो अपना मुंह धोता है और सिंक के ऊपर लगे ब्लर से शीशे में खुद को देखता है। वो बहुत ही खराब स्थिति में था। उसने ध्यान दिया कि उसकी सफ़ेद टी शर्ट पर कुछ गहरे निशान लगे हुए थे, एक बड़ी तितली के शेप में। वो उस निशान को रगड़ता है मगर वो निशान एज इट इज रहता है। जब वो उस निशान को छूता है तो उसके हाथ पर कुछ चिपचिपी सी चीज लग जाती है। फिर वो अपनी टी शर्ट उतार कर वहाँ की फ्लोरेसेंट लाइट में उस निशान को देखता है तो वो पाता है कि वो खून का निशान है। यही निशान उसकी शर्ट पर भी लग गया था और वो खून बहुत ही फ्रेश लग रहा था जो कि अभी भी गीला था। वो उसे सूंघता है मगर उसमें कोई भी स्मेल नहीं आती है। उसने टी शर्ट को सिंक में जब धोने की कोशिश करी तो पूरा सिंक लाल हो गया मगर निशान उस टी शर्ट से हट ही नहीं रहा था। तो वो टी शर्ट को वहाँ ना फेंक कर एक थैली में रख लेता है, ये सोचकर कि वो उसे कहीं और डिस्पोज कर देगा। फिर वो खुद को अच्छे से साफ करके शर्ट पहन लेता है। वो ऊपर तक बटन बंद करता है ताकि उस पर कोई शक ना करे। उसके दांत घबराहट से किटकिटा रहे थे, उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। उसने अपने दोनों हाथ सिंक पर रखे और शीशे की ओर आगे को झुका। उसका बहुत मन कर रहा था कि वो रो ले मगर वो नहीं रोता क्योंकि वो जानता है कि उसे बचाने कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं। तभी उसकी ऑल्टर ईगो क्रोध से कहता है कि उसके शरीर पर इतना खून आया तो आया कहाँ से। ये अच्छी बात है कि उसके कंधे में दर्द को छोड़कर उसके कहीं और चोट नहीं लगी है, मगर यदि उसके चोट नहीं लगी है तो ये किसी और का खून है। क्रोध से कहता है कि उसे ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकना चाहिए क्योंकि पेट्रोलिंग पुलिस ने अगर उसे इस हालत में पकड़ लिया तो वो मुसीबत में फंस जाएगा। उसे होटल भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि अब वो ऐसे क्राइम में इन्वॉल्व है जिसका उसे कुछ भी याद नहीं, तो हो सकता है कि उसे पकड़ लिया जाए। क्रो आगे बोलता है कि अच्छा हुआ उसका बैकपैक उसके साथ है और उसे घबराना नहीं चाहिए बल्कि इस सिचुएशन का सामना करना चाहिए क्योंकि वो दुनिया का सबसे टफ 15 साल का लड़का है। मगर उसे केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि ये किसी के असली खून की बात है, वो भी एक या दो बूंद नहीं बल्कि काफी सारा खून। तो कोई ना कोई उसे जरूर ट्रैक कर रहा होगा। बेहतर होगा कि वो अब कहीं रुकने का ठिकाना ढूंढे। और क्रोज से कहता है कि वो जानता है कि उसे कहाँ जाना है। वॉशरूम से बाहर आकर काफ्का कहीं जाने के बारे में सोच ही रहा होता है कि उसे साकुरा की याद आती है। फिर वो अपनी पॉकेट से साकुरा का मोबाइल नंबर निकालता है और सेल फोन से डायल करता है। साकुरा कॉल उठाती है और शॉक होती है कि काफ्का ने इतनी रात को उसे कॉल क्यों किया है। काफ्का उससे कहता है कि क्या वो अर्जेंटली उसके पास रुक सकता है। साकुरा उसे अपने अपार्टमेंट का एड्रेस देती है और उससे कहती है कि वो टैक्सी लेकर वहाँ पहुँच जाए। वहाँ साकुरा उसे अपार्टमेंट के नीचे लेने आ जाती है। अपार्टमेंट में पहुंचकर वो देखता है कि पूरी जगह बहुत मेसी होती है। साकुरा उसे बताती है कि उसकी एक फ्रेंड का अपार्टमेंट है जो टोक्यो में उसके साथ सैलून में काम करती थी और कुछ रीजंस की वजह से उसे वापस यहाँ आना पड़ गया था और अभी 1 महीने के लिए साकुरा की वो दोस्त इंडिया घूमने गई है, इसीलिए उसने साकुरा को अपने अपार्टमेंट का ध्यान रखने के लिए बुला लिया था। साकुरा उसके बदले की जॉब भी यहाँ ताकामात्सु में कर रही है। वो काफ्का से पूछती है कि उसकी ऐसी हालत क्यों बनी हुई है, जिस पर काफ्का कहता है कि उसे याद नहीं कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ था। साकुरा काफ्का से पूछती है कि वो बस में उससे झूठ बोल रहा था ना कि ताकामात्सु में वो अपने रिश्तेदारों से मिलने आया है, बल्कि वो घर से भागा है। वो बताती है कि वो भी 16 साल की उम्र में अपने घर को छोड़कर चली गई थी और इसीलिए वो समझ सकती थी और उसने काफ्का को अपना नंबर दिया था। काफ्का इसके लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। साकुरा बताती है कि वो इचिकावा में रहती थी और उसे अपने पेरेंट्स और स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपने पेरेंट्स के कुछ पैसे चुराए और होकाइडो आइलैंड पर स्थित आबाशारी में पहुंच गई। वहां वो एक फार्म पर रुकी थी जहां एक लेडी ने उसकी खबर पुलिस को दे दी थी। साकुरा ने फिर अपना स्कूल ड्रॉप कर दिया और ट्रेड स्कूल में हेयर ड्रेसिंग सीख ली थी।
साकुरा सिगरेट के पैकेट से एक सिगरेट निकालते हुए उसे जलाने लगती है और काफका से कहती है कि क्या वो उसे शुरू से सब बताना पसंद करेगा। काफका उसे सब कुछ बता देता है, अपने घर छोड़ने से लेके अब तक का सारा सफर। बस वो उस भयानक श्राप के बारे में साकुरा को नहीं बता पाता है।